उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन खास बात यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी फिल्मों में वे नजर आए हैं और उनकी तमाम फिल्मों के बारे में, सीरियल्स के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उनका नाम आपको पहले बता देते हैं। राम बहादुर रेणु, जिन्होंने कई फिल्में की है, छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, वेब सीरीज भी उन्होंने कई की है, लेकिन खास बात ये कि एक्टर के साथ साथ राइटर भी है राम बहादुर रेणु। चलिए उनकी फिल्मों के बारे में आपको बता देते हैं और सीरियल के बारे में भी आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद सीधे उन्हीं से आपको बात करवाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिल्म में अहम भूमिका निभा चुके हैं राम बहादुर रेणु। वहीं बात करें तो हासिल, चरस जैसी फिल्में भी उन्होंने की है। वहीं बात करें तो ख्वाहिशें ऐसी, हम लल्ला बोल रहे हैं, ये फिल्मों में नजर आए हैं राम बहादुर रेणु। और ये तस्वीरें हम आपको उनकी दिखा रहे हैं, जहां सीरियल्स और फिल्मों की ये तस्वीरें हैं। उनके सीरियल्स की यदि बात करें तो सीरियल सीआईडी में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। सीआईडी के कई एपिसोड्स राम बहादुर रेणु कर चुके हैं। कृष्णा अर्जुन सीरियल जो कि स्टार प्लस पे आया करता था, इस सीरियल में भी उन्होंने काम किया है। वहीं बात करें तो जुर्म जैसे सीरियल में भी उन्होंने काम किया है। कभी बीवी कभी जासूस, ये सीरियल भी आया करता था, इसमें भी राम बहादुर रेणु ने काम किया है। और तमाम सीरियल्स, तमाम फिल्में जिसमें कई समय से एक्टिव है राम बहादुर रेणु। और फॉलन वेब सीरीज में भी रेणु ने मुख्य भूमिका निभाई है। और विज्ञापन में भी, कई विज्ञापन में भी नजर आ चुके हैं। अमीषा पटेल के साथ एक बड़ा विज्ञापन और स्क्रीन शेयर कर चुके हैं राम बहादुर रेणु। हम उनसे जल्द ही बात करेंगे, जल्द ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सफर उनका कैसा रहा। चलिए सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता राम बहादुर रेणु जी, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिल्म में काम किया, चरस, हासिल जैसी बड़ी फिल्में उन्होंने की है। लेकिन ये सफर उनका कैसा रहा, आखिर कैसे छोटे पर्दे पर और बड़े पर्दे पर वे इतने लंबे समय से सक्रिय है, इन तमाम बातों को हम उनसे जानेंगे। लेकिन उसके पहले सर बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको बहुत सारे फिल्मों में और सीरियल्स में देखा है। जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया और इतने सारे दर्शकों के सामने अभी हम रूबरू हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश टीवी का। सर दर्शकों से रूबरू तो करवाना ही था, क्योंकि हमेशा दर्शकों ने आपको फिल्मों में देखा है, सीरियल्स में देखा है, सीआईडी जैसे बड़े सीरियल्स जो एक अहम भूमिका आपने उसमें निभाई है। लेकिन सर बहुत सारी बातें करनी है आपकी जर्नी के बारे में, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि दर्शकों के लिए क्या मैसेज आज रेणु जी लेकर आए हैं, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है पैंडेमिक, उसमें जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दर्शकों के बीच जा सके। ये त्रासदी का काल है, पैंडेमिक, कोरोना पैंडेमिक, और हम सिर्फ मैं, आप ही नहीं, पूरा विश्व इसमें त्रस्त है। और इसमें सबसे बेहतर और सुरक्षित बात यह है कि हम अपने आप को सेफ रखें। हम और आप ये जानते हैं कि जिंदगी से बेहतर और खूबसूरत कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे जीवन के लिए, हमें अपने के लिए क्या चाहिए? एक सुंदर जीवन चाहिए, और जीवन के लिए एक सुंदर सेहतमंद शरीर चाहिए। तो सेहतमंद रहने के लिए अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो प्रोटोकॉल है, उसको मानना जरूरी है, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें हैं। आप गौर करें तो मेरे चश्मे में कुछ यहाँ निशान पड़े होंगे। आप ये कोरोना काल में टूटा है, लेकिन अपनी सेहत की खातिर मैं दुकान नहीं गया आज तक, अभी तक। ये अपने प्रति या समाज के प्रति इस तरह का त्याग भी है, आपको करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा अपने आप को, भीड़ भाड़ में न जाएं। तो इस तरह की बातें, बहुत सारी बातें कही जा चुकी है, मैं फिर से दोहराऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो निश्चित है कि आपका ज्ञान समृद्ध है। और कोरोना काल में कैसे रहना चाहिए आप जानते हैं। जहाँ तक मैं अभिनेताओं का सवाल है, अभिनेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट तो होती ही है, अंदर उदम हो तो हो, चेहरे तो मुस्कुराते ही रहेंगे। आपको मुस्कुराना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन बोर वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बड़े पर्दे पर और छोटे पर्दे पर आप दर्शकों को एंजॉय तो करवाते ही हैं, एंटरटेन तो करते ही हैं। तो ऐसे में जब दर्शक अपने पसंदीदा एक्टर्स को पसंद करते हैं तो उनकी बात भी सुनते हैं। सर मैं जानना चाहूंगी, कुछ तस्वीरें हमने आपकी देखी है एज ए एक्टर जिसमें आप रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ तस्वीरें ऐसी दिख रही है जिसमें एकदम फिट दिखाई दे रहे हैं राम बहादुर जी। तो ये दो तस्वीर अलग अलग दिख रही है। तो सर आपने इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपने आप को कैसे फिट और पॉजिटिव रखा, और एज ए नॉर्मल लाइफ में भी जब शेड्यूल बिजी होता है तब राम बहादुर जी अपने ऊपर कैसे ध्यान दे पाते हैं? मेरा तो एक ही मात्र ये कहना है कि
कि आप अपनी ख्वाहिश की पूर्ति करने के लिए अपनी बात जरूर सुने, लेकिन आपके आसपास के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनकी राय मशवरे को दरकिनार न करें। बहुत लोग ये कहेंगे आपको कि भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इसे दरकिनार नहीं करना चाहिए, सुनना चाहिए। जहां तक मानने का सवाल है तो आप अपने मस्तिष्क से, हृदय से पूछिए कि कहां तक माना जाए। हमारा जीवन है, मैं अपने बारे में बताऊं तो ये लंबी यात्रा है और आज आपसे बात कर रहा हूँ रूबरू। तो पेंडेमिक में हमारे पास काम नहीं, शूटिंग बंद है, तमाम तरह की सारी क्रियाकलाप, क्रिएटिव एक्टिविटीज, तो सकारात्मक काम मेरे जिम्मे में था, मेरे जिम्मे है, अभी तक का रुका हुआ है। समय में अपने आप को बेहतर रखने के लिए निश्चित रूप से एक बात है कि परिवार के लोगों के बीच बैठ के ऐसी बातें करें जिसमें कोई तर्क न हो। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को, मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को और अपने आसपास के लोगों को मैं कहता रहता हूँ, अनजान लोगों से भी कहता हूँ कि भैया आप इस साल में भी खाली बैठे हैं तो अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से ऐसी बातें करें जिसमें कोई लॉजिक ना हो, कोई तर्क न हो, जो नॉनसेंस बातें कहलाई जाती है, जिसे ब्रेन में लगे। और नॉनसेंस हरकत करना कभी कभी, नॉनसेंस बातें करना कभी कभी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। निश्चित रूप से मानसिक प्रक्रिया है, ये चिंतन की धारा है, और मानसिक प्रक्रिया चिंतन की धारा में जब कोई सोच उतना हावी न हो तो मस्तिष्क अपने आप हल्का हो सकता है, आप तनाव से दूर हो सकते हैं। तो मेरा जहां तक सवाल है पेंडेमिक में, तो मैंने अपने आप को बहुत ही तरोताजा रखने के लिए अपने परिवार के बीच, समाज के बीच, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ कुशलीपट्टी गांव है, वहाँ मेरा घर है, वहाँ के तमाम लोगों के बीच में घूमता रहा, देखता रहा, खेत में जाता रहा, आम गाछी में जाता रहा, बस मिट्टी में जाता रहा, मित्रों से मिलता रहा, गप्पी करता रहा। लेकिन गाय बगाए सृजनात्मकता आपके आसपास इर्द गिर्द आ जाती है, आपको छान लेती है, कहती है करो। तो पेंडेमिक के दौर में भी मैंने कुछ लिखा, कुछ एक्ट, कुछ अभिनय भी किया और कुछ ऐसे छोटे छोटे अच्छे कार्य मैंने किए, कुशलीपट्टी में रहते हुए भी, मुंबई में रहते हुए भी। तो दोनों का सामने से बिठाना इतना आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत सरल, सहज, बहते हुए पानी की तरह, धारा की तरह बन जाना है। ताल, समय जहां ले जाए बहते जाना है, चलते जाना है, लेकिन मस्तिष्क को खोल के हृदय से व्यापक होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमने ये चीजें देखी है कि जो काम हम लंबे समय से नहीं कर पा रहे थे वो हमने किया, और जहां परेशानियां देखी लोगों ने, वही बहुत कुछ सीखा भी है इस पेंडेमिक सिचुएशन से। आपने अभी कहा कि मेरा समय ज्यादातर मैंने अपने कामों में बिताया, तो काफी अच्छी बात है। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये जो चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं, जिनसे अभी हम बात कर रहे हैं, उन्हें आपने द्वारकाधीश सीरियल में देखा होगा, साईं बाबा सीरियल में जौहर बाबा के किरदार में देखा होगा, सीआईडी में देखा है, और काफी सारे सीरियल्स में आपने इन्हें देखा है। लेकिन मैं चाहूंगी थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें, तो रेणु जी को क्या ये शौक एक्टिंग का बचपन से ही था? ये सही कहा आपने कि ये बचपन से है। प्रारंभिक शिक्षण मेरा अपने गांव में हुआ, वहां मेरे गुरुदेव थे श्री हीरालाल यादव जी। उन्होंने नाटक में मुझे एक छोटे से नाटक में मुझे सम्राट अशोक का रोल दिया था, ये पहला काम था मेरा। उसके बाद मेरे बड़े भाई श्री लाल बहादुर यादव जी कुशलीपट्टी में ग्रामीण रंगमंच के प्रणेता कहलाते हैं आज, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। और मेरे पिताजी श्री मनेश्वर प्रसाद यादव जी, उनका भगवत गायन, उन्होंने मुझे बल दिया कि मैं पटना होते हुए निर्माण कलामंच, भंगिमा नट संस्था, पटना संस्थाएं ये वहां समृद्ध होते हुए, वहां से रास्ता बनाते हुए फिर मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में मेरा प्रवेश हुआ शिक्षण हेतु, अभिनय के शिक्षण हेतु। तो ये कहना इतना आसान नहीं, आसानी से कह दिया सब कुछ। लेकिन आप ये माने, दर्शकों, मेरे मित्र बंधुओं, चिंतकों से मैं कहना चाहता हूँ, ये प्रक्रिया निश्चित रूप से जटिल है, बहुत धैर्य की मांग करती है, बहुत धैर्य चाहिए। जटिलता तो है, लेकिन धैर्य की मांग उससे ज्यादा है कि आपके अंदर होना चाहिए। मैं मानता हूं और मैं निश्चित रूप से मानता हूं, कहीं न कहीं से धैर्य की पूंजी मेरे अंदर कुछ न कुछ तो होगी, तभी मैं आज आपके सामने रूबरू। बिल्कुल सर, जरूरी भी है। और सर मैं
आपके बारे में ये जानना चाह रही थी कि वो कहते हैं ना, पहली चीज हमेशा याद रहती है, ताज जिंदगी याद रहती है। तो रेणु जी को शौक तो बचपन से था एक्टिंग का, लेकिन वो पहला शो, पहला जब कैमरा फेस किया था, सर मैं चाहती हूँ थोड़ी सी यादें आप शेयर करें। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 3rd ईयर था मेरा। वो मेरे मित्र थे राकेश चतुर्वेदी जी, क्लासमेट मेरे, आज डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के। मेरे मित्र क्लासमेट एनएसडी के संजय श्रीवास्तव जी थे, अभी भी वो एक्टर हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। 3rd ईयर में मैंने अपने मन को रोक नहीं पाया। मेरे सिंगर है तिग्मांशु भुलिया जी, जिन्होंने बहुत ही नामचीन अच्छी हस्ती अपनी बनाई है और हासिल तरह जैसी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की है। तो वो एक सीरियल डायरेक्ट कर रहे थे, राजधानी, और उन्होंने मेरा प्ले देखा था एनएसडी में 3rd ईयर में, रोमियो जूलियट इन टेक्निकलर। रस्टन लेवल ने डायरेक्ट किया था उस प्ले को, नाटक को, और हमने सर्कुलेशन में उसका शो किया था। तो वो नाटक तिग्मांशु भुलिया साहब ने देखा, और देखने के बाद उन्होंने मुझे पूछा, स्ट्रीट पे वहां एक शूट शॉप जैसा है पीछे एनएसडी के बाद, तो मुझे पूछा कि तुम एक काम करोगे, एक है रोल है, करोगे? तो मैं तो 3rd ईयर में था। 3rd ईयर में ये परमिशन नहीं होता एनएसडी की तरफ से कि बाहर आप शूटिंग करें या कोई एक्ट करें, कुछ भी करें, वेबसाइट पर कुछ नहीं कर सकते। शिक्षण के लिए आप गए, ट्रेनिंग के लिए गए, ट्रेनिंग के लिए आप बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं वहां के। लेकिन मैं अपने मन को मना नहीं पाया, मैं उस लोभ का संवरण नहीं कर पाया। मेरा लोभ बड़ा, मैंने कहा मैं करूंगा। और मैं और राकेश चतुर्वेदी ओम, हम दोनों मित्र उस सीरियल में जाकर के हमने रात में शूटिंग कर ली राजधानी में, और उसमें मुझे पैसे मिले थे, वही कुछ मिले थे। और मैंने बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगा तिग्मांशु भाई को, उन्होंने बाद में मुझे चरस फिल्म में और हासिल में भी काम किया। क्या बात है। अच्छा, मतलब फिल्मों से सर आपकी शुरुआत हुई करियर की? जी, आपकी करियर की शुरुआत फिल्मों से हुई है? जी जी जी। मैं जैसे ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हुआ 2000 में, तो मुंबई आया। वहां पर कुछ काम तो अब मुझे याद भी नहीं, कुछ सीरियल मैंने किए थे, दिल्ली में भी किया, अग्निचक्र सीरियल किया था, जोगी भाई ने कास्ट किया था मेरा, मुझे कास्ट किया था जोगी भाई ने अग्निचक्र सीरियल के लिए। उसके बाद कहानी जुल्म की एक सीरियल था उसमें स्टार प्लस पे, बहुत अच्छा था। उसमें कोलाज नहीं आता था, यहाँ स्टार बंदा होता था कपड़े का ऐसे, और मैं कोलाज में आता था। बड़े बहुत खुश होते थे मेरे चाहने वाले गाँव के लोग, रेनू आ रहा है, रेनू आ रहा है। तो गाँव के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि मैं टीवी पे आ गया। 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। उसी दरमियान हासिल की बात हुई और मुंबई आया था, गया मैं दिल्ली से, और पहली फिल्म मेरी हासिल थी। तिग्मांशु भुलिया साहब ने मुझे कास्ट किया था। जी जी। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इरफान खान साहब, आशुतोष राणा साहब, रिश्ता भट्ट, जिमी शेरगिल जी के साथ मैंने काम किया था। अच्छा लगा था, और आज भी गर्वित होता हूँ। जी जी जी। इन लोगों की एक्टिंग के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते, बिकॉज इनकी एक्टिंग को हम जितना करीब से देखें उतना कम है। लेकिन सर आपकी यदि बात करूं तो एक तारीफ जरूर मैं करना चाहूंगी। हम अक्सर कलाकारों को देखते हैं कि उन्हें कोई रोल दिया जाता है तो पहले उनके लिए उनका स्क्रीन टेस्ट होता है, फेस टेस्ट होता है कि इन्हें ये रोल देना है। लेकिन सर आपकी यदि बात करें तो आपने जौहर बाबा का किरदार निभाया, तो मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा कुछ टेस्टिंग की जरूरत होगी। नहीं, जौहर बाबा का किरदार भी किया था, मैंने ऑडिशन किया था। सागर पिक्चर, विनोद पवार जी हैं, बहुत ही मेरे मित्र हैं और शुभचिंतक हैं, उन्होंने बहुत सहायता की मेरी। विनोद पवार जी ने मुझे कॉल किया, मैं गया था सागर पिक्चर, ऑडिशन दिया, और ऑडिशन देने के आफ्टर 5 मिनट के बाद मेरे पास लौट के आए, आपका हो गया, आप जा रहे हैं कल बड़ौदा शूटिंग करने जौहर बाबा का। तो जौहर बाबा, तब तक मैं कैरेक्टर का नाम जौहर बाबा को प्रोनाउंस ठीक नहीं कर पा रहा था, जवाहर बाबा बोल रहा था, सोचिए। और इतनी जल्दी मेरी कास्टिंग हो गई, मैं बड़ौदा चला गया और सिर्फ 15 डेज के लिए गया था, 15 दिन के लिए मैं गया था। 11 महीने मैंने काम किया और लंबा सीक्वेंस चला। वो साईं बाबा का गुरु जौहर बाबा, दोनों के बीच क्लैश होता है, दोनों के बीच में मतभेद होते हैं, बहुत सारे अंतर्द्वंद होते हैं, बहुत कुछ और भी होता है, जो देखते होंगे समझते होंगे। बहुत लोग गालियां भी देते हैं मुझे कि मैंने साईं बाबा को प्रताड़ित किया, गालियां दी, काम करवाया, जूठा धुलवाया। तो आज ही लोग कहते हैं स्टार प्लस पे कहीं और आ रहा है, कोई चैनल पे भी साईं बाबा रिपीट हो रहा है। तो जौहर बाबा करना अपने आप में चैलेंजिंग इसलिए था कि मैं जिस उम्र में था उससे दुगुने उम्र का रोल मैं कर रहा था।
सर आई थिंक इस सीरियल से आपको पॉपुलैरिटी भी ज्यादा मिली होगी, क्योंकि काफी लंबे समय तक आपने इसमें काम किया और लोग आपको जौहर बाबा के नाम से भी फिर जानने लगे होंगे। जी जी जी, सच कह रहे हैं आप। वो अच्छा रहा मेरा, और लोगों ने तारीफ भी की कि मैं जिस उम्र में हूँ उस उम्र से बहुत ज्यादा उम्र का एक किरदार निभाना आसान नहीं होता। उसके जहन में घुसना, उस कैरेक्टर को आत्मसात करना अपने आप में एक परिपक्वता की मांग करती है। और शायद मुझमें मैंने कुछ फुलफिल किया दर्शकों की मांग को, चरित्र के मांग को। और मुझे लोग अभी भी याद करते हैं, लोग अभी फोन करते हैं, अभी भी है। और एक सुदामा कैरेक्टर के बारे में आपने शायद सुना होगा जी। द्वारकाधीश एक सीरियल है, द्वारकाधीश जी सर। अभी दंगल पे आ रहा है, बहुत लोग देखते हैं। और तकरीबन वो रिपीट हो रहा, 5-6 रिपीट हो चुका है। वही सागर पिक्चर का है, मैंने सुदामा का रोल किया है। और सुदामा का रोल, हर रोल मेरे लिए चुनौतीपूर्ण होता है। जब भी कोई रोल मेरे सामने आता है मुझे लगता है इसमें तो कुछ खास बात है, ये अलग है। और हर इंसान अलग होता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं अलग हूँ, और आप बात कर रहे हैं, आप अलग हैं। हम दोनों बहुत अलग अलग हैं। अब ब्रीमिंग अलग है, हमारे गेटअप अलग है, हमारी आवाज अलग है, हमारी थिंकिंग अलग है, वैसे कैरेक्टर अलग होता है। तो सुदामा कैरेक्टर मेरे सामने जैसे आया तो मुझे उसको आत्मसात करने में कोई परेशानी नहीं हुई। इसीलिए परेशानी नहीं हुई मुझे किसी चरित्र को आत्मसात करने में, सच मांगना चाहता हूं मैं, कभी कोई परेशानी नहीं। सर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कृष्ण का रोल तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग 100 में से 99% लोग ऐसे हैं जो कि सुदामा का कैरेक्टर करना चाहते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक अभिनेत्री से बात की थी, उनका कहना है कि राधा का रोल तो मुझे करना ही, लेकिन मुझे सुदामा का रोल भी करना है। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि सुदामा रोल से कितना जुड़ाव है, कितना लगाव है, और आपने कितना करीब से देखा है उस किरदार को? सुदामा के बारे में मैं इतना कहूंगा कि सुदामा हमारे साथ 9 रस की बात होती है। भारत के नाट्य शास्त्र में 9 रस की बात होती है। उसमें एक रस है शांत रस। और मेरे सामने जब शांत रस की बात होती है तो मैं एक शांत रस की बात होते ही सुदामा का चेहरा तो मैंने देखा नहीं। सुदामा की बात होती है मैं अपना चेहरा याद कर लेता हूँ सुदामा के रूप में। तो शांत रस की जब बात होती है तो सुदामा का चेहरा मुझे दिखता है, शांत रस। जब सुशीला के पास वो होता है तो वो उतनी निकट परिस्थिति में, जब से बुखार से उसके बच्चे तप रहे हैं, अन्न का एक दाना पेट में नहीं है, फटे हुए कपड़े स्त्री के, उसकी पत्नी के बदन पे है, आंखों में अश्रुधारा है, उस वक्त सुदामा के चेहरे पे मुस्कुराहट, हल्की सी मुस्कुराहट है और वो बोलता है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्या बात है। ये अद्भुत सी बात है कि ऐसा कोई चरित्र कैसे हो सकता है, इतना मानवीय प्रवृत्तियों से आगे ऊपर उससे कैसे जी सकता है। सुदामा जी सकता है। तभी उसने कहा, एक वक्त कहा था कि मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए प्रभु, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा था बोलो सुदामा तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो, तुम आए हो मेरे पास, कुछ तो मांगो मुझसे। ताकि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आपकी भक्ति चाहिए प्रभु। क्या बात है। सर आपने कभी सोचा था कि ये सुदामा जैसे रोल और जौहर बाबा जैसे रोल आपको करने को मिलेंगे? मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था। ये ईश्वरी कृपा है कि मुझे ऐसा रोल मिला, और मैं आज भी इस रोल को सोचकर मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। अच्छा लगता है मुझे। मैं जब कभी भी विकट परिस्थिति में होता हूँ, असफलताओं के बीच में गिरा होता हूँ, तो जौहर बाबा, सुदामा या मान सिंह, एक नबी आजम प्ले मान सिंह कर रहा हूँ, मान सिंह जैसे कैरेक्टर जो मैं कर रहा हूँ, ऐसे चरित्रों को याद करता हूँ क्योंकि मैंने जिया है। और ऐसे चरित्र जिसको मैंने जिया है वो मुझे बल देता है कि तुम असफलताओं से घबराओ मत। कितने सारे संकट, कितने सारे पहाड़ की चोटियां और नदी नाले खंडर को तुम फांदते आगे बढ़ते, कूदते आगे बढ़ते, यहाँ आ गए, अब तुम घबराते हो। यही जौहर बाबा, यही सुदामा, यही मान सिंह, ऐसे चरित्र मुझे इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, आज भी करते हैं। सर सभी को करते हैं ऐसे चरित्र, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि रेणु जी क्या असल जिंदगी में भी शांत रस और शांत स्वभाव है? ये मुश्किल है सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरे पास जो है बीच का रास्ता नहीं है। मेरे मित्र बोलते हैं और अब मैं भी मानता हूँ
या तो मैं शांत हूं या मैं अशांत हूं, ये बीच का रास्ता मेरे पास नहीं। या तो मैं आप जो सामने दिख रहे हैं उसको प्यार करूंगा या घृणा करूंगा, ये बीच का रास्ता मेरे सामने नहीं है। लेकिन कब अशांत और कब शांत होता हूं, ये बातें परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। यह मानव की सारी प्रवृत्तियां मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं शांत रहूं, तो शांति में सुख है। शांत रहूंगा तो मेरा मानस भी शांत रहेगा। लेकिन सर ये तो जिंदगी है, कभी गुस्सा कभी शांत। अगर हमेशा इंसान शांत रहेगा तब भी बोर हो जाएगा, और हमेशा गुस्सा करेगा तब भी। तो ये जिंदगी है, अप एंड डाउन्स होने चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहूंगी सर कि दर्शक आगे आपको कहाँ देखने वाले हैं, क्योंकि ऐसे किरदारों को हम हमेशा छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, वेब सीरीज पर, सब पे देखना चाहते हैं। हाँ, ये मैं बताऊंगा, अच्छा लगेगा मुझे बताना कि अभी हाल में मैंने एक अच्छी फिल्म की, मैंने वो स्विस फिल्म है, स्विट्जरलैंड की फिल्म है वो। माइकल स्ट्रेनर इज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म एंड द फिल्म नेम इज एंड टुमारो यू विल बी डेड। फिल्म का नाम है टुमारो यू विल बी डेड, डायरेक्टर का नाम है माइकल स्ट्रेनर, और ये स्विट्जरलैंड की फिल्म है। तो विदेशी फिल्मों को हम लोग हॉलीवुड की फिल्म कह देते हैं, तो मैं अपने मित्रों को ऐसे ही बोलता हूँ। मैं हॉलीवुड की मैंने एक फिल्म, और उसका नाम है एंड टुमारो यू विल बी डेड। इसमें फ्रांस की जो बहुत ग्रेट एक्ट्रेस हैं मॉर्गन फेरू, वो लीड कर रही हैं, और जर्मनी के बहुत ग्रेट एक्टर हैं फ्रेंच चलकर, वो लीड कर रहे हैं। और मैं निगेटिव ग्रे शेड मेरा है, और हाशिम नामक कैरेक्टर में प्ले कर रहा हूँ उसमें। मैं हिंदी नहीं बोलता उसमें, अंग्रेजी भी नहीं बोलता, और मेरी मातृभाषा मैथिली वो भी नहीं बोलता, भोजपुरी भी नहीं बोलता, हिंदुस्तानी भाषा नहीं बोलता हूँ, बोलता हूँ पश्तून बोलता हूँ। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर की भाषा है, वो भाषा मैंने सीखी और फिल्म में मैंने बोली। फिल्म बन चुकी है और सत्य घटना पे आधारित है वो फिल्म, और उसका जो अभी प्रदर्शन प्रारंभ होगा वो 28 या 26 अक्टूबर 2021 को होगा स्विट्जरलैंड। उसके बाद इस फिल्म को पूरी दुनिया में दिखाएंगे लोग, तो आप सब भी देख पाएंगे। अब मुझे अच्छा लगेगा, आप देख पाएंगे। बिल्कुल सर, सभी दर्शक ऐसे चेहरों को तो हम हमेशा देखना ही चाहते हैं। लेकिन आपने जो कहा उससे ये पता लगता है कि रेणु जी हमेशा चैलेंजिंग रोल, चैलेंजिंग सीन करना पसंद करते हैं। लेकिन सर आज जब आप यहाँ आए हैं तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी, या तो सुदामा का कृष्ण से कैसा बचपन था, या जो भी आपने उनके साथ जिया हो, या फिर जौहर बाबा हो, दोनों में से एक डायलॉग जो आपको दोनों में से किसी एक कैरेक्टर का याद हो। हम दर्शक भी सुनना चाहेंगे और हम भी सुनना चाहेंगे। ये बहुत पहले 4-5 साल पहले शूट हो चुका है। ये सब संवाद क्या होते हैं, पूरे बहु ऐसे संवाद जैसे हम याद कर पाते हैं, रह नहीं पाते संवाद याद। दूसरे सीरियल आ जाते हैं। अभी फॉलन किया मैंने सोनाक्षी सिन्हा जी के साथ, वो रीमा कार्तिक ने डायरेक्ट किया है, वेब सीरीज है, प्राइम पे आएगा, वो भी देखिएगा। तो बहुत तमाम तरह के काम कार्यविभाग थिएटर में मैं करता रहा हूँ, बिहार के कोशी जोन में, मिथिला में जाकर के मैं। तो क्या होता काम भी है और डायलॉग भी याद करने भी पड़ते हैं। काम मेरा अभिनय है, डायलॉग याद करने ही पड़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ आपके लिए। बिल्कुल सर, जो आपको याद हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। नहीं, मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ। सुदामा का कैरेक्टर में ध्यान में है, और कृष्ण से क्या संभाषण कर सकता है, कैसे बोल सकता है वो, तो मुझे याद नहीं है। इसको ये ना माने कि द्वारकाधीश नामक सीरियल का कोई डायलॉग है, बल्कि इसके आधारित मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सर, आपके लिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। श्री कृष्ण। देखो सुशीला ने क्या क्या देखो था, भेज दिया, ये तुम्हारी संदेश भेज दिया।
क्या बात है, ये इम्प्रोवाइजेशन था। क्या बात है सर। लेकिन ये सबों के प्रति मेरी अपना आदर अंजलि है। ईश्वर जो मुझे देख रहे हैं, दर्शक जो मुझे देख रहे हैं। सर, जितना कृष्ण को लोग समझते हैं, जितना परखा और जितना कृष्ण जी से प्यार करते हैं लोग, उतना सुदामा जी से भी करते हैं। और ऐसी जोड़ी हर कोई चाहेगा कि जैसे कृष्ण सुदामा की हो वैसी हम सब की भी हो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और इस कैरेक्टर को हम हमेशा याद रखेंगे जो आपने कैरेक्टर द्वारकाधीश में किया है। आपने बहुत करीब से इस किरदार को जिया है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही कैरेक्टर आप करते रहें और ऐसे ही दर्शकों के बीच आते रहें, दर्शक आपको ऐसे ही प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो ये है अभिनेता राम बहादुर रेणु, जिन्होंने द्वारकाधीश में सुदामा का किरदार किया और उसको बहुत करीब से जिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार इसी कैरेक्टर से किया। और साथ ही साथ आपको बता दें, साईं बाबा सीरियल में जौहर बाबा के किरदार में काफी लंबे समय तक इन्होंने काम किया। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही। जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़।